हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनुप्रिया तिवारी 6th क्लास की एनसीईआरटी का आज 7 चैप्टर में पढ़ाऊंगी और इसके पहले की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। एज मैं समरी एज अ स्टोरी से बताऊंगी और इसमें जो मेन टॉपिक होगा आपको अर्ली लर्न भी हो जाएगा एज स्टोरी की तरीके से और पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसे आप पढ़ने से ज़्यादा इसे आप सुन करके जो है लर्न कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप देख सकते हैं कैसे मैं पढ़ाती हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर, यानी कि एक जो है किंगडम से एम्पायर कैसे बना, यानी कि एक राज्य से एक साम्राज्य कैसे बना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखते हैं कि द लायन कैपिटल, यानी कि ये जो है ये जो लायन है, यानी कि सारनाथ में पिलर बना हुआ है जो कि आप इसे कॉइन्स में देख सकते हैं। ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो इस तरीके से में आप इसमें देखिए, इसमें घोड़ा बना हुआ है, एक बुल बना हुआ है और इसमें 4 वो टाइगर्स लायंस बने हुए हैं जो चारों दिशा में जो है फेस किए हैं, जिसका मतलब है कि जो है अशोक ने बनाया था, जिसका उनके कहने का मतलब था कि हमारा साम्राज्य चारों दिशाओं में फैले। तो उस तरीके से इसका जो है सिंबल इस तरीके से बनाया गया था। ये इनवर्स लोटस इसको कहा जाता है, ये यानी कि उल्टा कमल है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ देखते हैं कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन हिस्ट्री एंड दिस द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्ड इन पिलर्स, यानी कि अशोका ने अपने जो है पिलर्स के माध्यम से और उन्होंने अशोका ने जो अपने आर्किटेक्ट बनाया था उसके माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। वैसे भी अशोका को द ग्रेट अशोका कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब महान, बहुत ज़्यादा करेजफुल पर्सन थे वो। और उन्होंने तो इस तरीके से पिलर भी बनाए थे जो कि एम्बलम के रूप में है। और रॉक सरफेस यानी पत्थर का बना हुआ था, यानी कि सिंगल पत्थर से भी रॉक कट जो है पिलर भी बनाए थे, यानी कि एक ही पत्थर में इसे काट करके बनाया जा सकता है। इस तरीके से बनाया था उन्होंने। तो आगे अशोका के एम्पायर की बात करें तो एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि जो अशोका का एम्पायर था यानी मौर्य वंश था, जिसे मौर्य डायनेस्टी कहते हैं, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनाया था, यानी फाउंडर उसके वो थे। चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी आप सुनी ही होगी, जो कि 100 ईयर पहले की बात करते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करने वाले उनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को आपने सुना होगा कि घनानंद ने उनको जो है अपने जो है राज्य से निकाल दिया था उनके डिसरेस्पेक्ट करके। तो उन्होंने सोच लिया था कि मुझे घनानंद के साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट करना है। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने 2 काम किया था। एक तो जो है अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, आप इसे डिप्लोमेसी के लिए पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा आपको 2 पर्सपेक्टिव मिलेंगे। एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है कि आपको पैसे कैसे कमाना और कैसे उसे संजोना है, उसकी बात करता है। और दूसरी जो है पॉलिटिकल इश्यूज आप देखिए तो जो है एक राज्य का इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होना चाहिए, जो है राज्य में इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, इस तरीके से भी वो बताता है। तो और उन्होंने दूसरा काम किया था पहला तो अर्थशास्त्र हो गया, दूसरा उन्होंने घनानंद के पूर्ण साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कि जो है चंद्रगुप्त को उनका एक जो है कंपटीटर बनाया और चंद्रगुप्त ने घनानंद से जो है युद्ध करके उनके राज्य को जीत लिया। तो इस तरीके से जो है इनका चाणक्य का कंट्रीब्यूशन रहा। और अगर डायनेस्टी की बात करें, एक टॉपिक इसमें डायनेस्टी है। डायनेस्टी मीन्स होता है कि जैसे कोई भी रूलर है या कोई भी जो है एक पर्सन है, उसी की हेरिडिटरी जो है फैमिली आगे बढ़ती जाए तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। और डायनेस्टी में ये वर्ड खास करके डायनेस्टी किंगडम के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि एक राजा जैसे राज्य है, ये इनका राजा ये है, सपोज दैट ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इनका बेटा जो है बिंदुसार है, उनका बेटा अशोक है, यानी कि ये सब राजा ही बनते चले जाते हैं। यानी कि पहले चंद्रगुप्त राजा था, फिर उनका बेटा बिंदुसार राजा बनता है, उसके बाद फिर जो है वो अशोक का राजा बनते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि एज अ डायनेस्टी। तो यहाँ बात करते हैं, उसके आगे हम देखते हैं कि सेवरल सिटीज़ एम्पायर, यानी कि उसमें कुछ जो है सिटीज़ को बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गई जो कि उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, तक्षशिला को भी कैपिटल बनाया था और उज्जैन को भी।
ये लोग कई तरीके से कैपिटल बनाते थे। कैपिटल एक तो जो है उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होता था, एक उनका कल्चरल कैपिटल होता था, और इस तरीके से और कुछ इस पर्सपेक्टिव से कैपिटल बनाए जाते थे। सपोज दैट कहीं वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर अगर कोई डिजास्टर आता है तो अपने जो है उस कैपिटल को जो है ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इन लोगों के कैपिटल के 2-3 पर्पज़ होते थे, जिसकी वजह से वो 2-3 ही कैपिटल बनाते थे। तो तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में जो है आप तक्षशिला यहाँ देख सकते हैं, इसमें तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन तक्षशिला जो है नॉर्थ वेस्ट में गेटवे, यानी कि जो मगध इनका साम्राज्य था वहाँ के नॉर्थ में जो है इधर इस साइड में तक्षशिला जो है था, जिसको गेटवे कहा जाता था, यानी कि वो एज अ गेट की तरह से था। यानी कि तक्षशिला पहले ही स्टार्ट होता है, उसके आगे फिर मगध राज्य पड़ता था। तो सेंट्रल एशिया एंड उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ साउथ, यानी कि तक्षशिला जो है नॉर्थ साउथ के रूट को भी कनेक्ट करता था। ये देख सकते तक्षशिला ये है, यानी यहाँ नॉर्थ साउथ के रूट को ये कनेक्ट करता है, और इधर से आने का रास्ता था जो कि मगध के लिए डायरेक्ट रूट था। तो उसके बाद देखते हैं कि मर्चेंट ऑफिसियर्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड दी सिटीज़, यानी कि जो सिटीज़ होती थी उसमें मर्चेंट मैक्सिमम रहा करते थे और जो क्राफ्ट पर्सन वो रहते थे। और विलेज एरिया में देखा जाए तो फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स यानी कि जो लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों को पालते थे वो रहते थे। और सेंट्रल इंडिया में जो है देयर आर द फॉरेस्ट वेयर द पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हंटेड एनिमल फॉर फूड, यानी कि जो उस टाइम उनके उसमें सेंट्रल एशिया में जो है वो भी था। तो कहते सेंट्रल इंडिया यानी कि आज का मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। तो उस टाइम वो फॉरेस्ट का यूज़ करते थे हंटिंग गैदरिंग के लिए, यानी कि वहाँ पर जहाँ फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे, तो एनिमल्स को जो है एज अ फूड वर्क करते थे वो जो है, तो उनको हंटिंग करते थे। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के जो फ्रूट्स होते हैं उसके साथ पहले ये मेडिसिन नहीं होती थी एलोपैथी, तो वो आयुर्वेदिक का यूज़ करते थे, तो फॉरेस्ट से उनकी लीव्स यूज़ कर ले लेते थे। इस तरीके से फॉरेस्ट में इनके उसमें जो है वर्क में आता था। और उसके बाद एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी उनके एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, कोई एक लैंग्वेज फिक्स नहीं थी। मैक्सिमम तो आप देख सकते हैं तो प्राकृतिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और उसके साथ साथ जैसे अभी है इंडिया में तो 582 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज जो कि बोली जाती हैं। तो उस तरीके से पहले भी रीजनल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा थी तो बोली जाती थी। तो और इसे हम देख सकते हैं इस मैप में, अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये जो है जो रेड डॉट है वो सिटीज़ हैं, सॉरी जो है वो वहाँ इनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, क्योंकि उन्होंने 14 इंस्क्रिप्शन बनवाए थे अशोका ने। और जो ये ब्लैक कलर की हैं पॉइंट अगर देखेंगे तो ये ब्लैक कलर वाला जो है सिटीज़ हैं, यानी कि उस टाइम कौन कौन इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। मैं जैसे आपको बता दूँ तो तक्षशिला जो कि आपने देखा जिसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा गया, नॉर्थ वेस्ट का। और उसके बाद ये पाटलिपुत्र की जो कि राजधानी थी अशोका के पीरियड की। और उसके बाद उज्जैन को देखें तो उज्जैन आज का महाकाल का वो भी कहा जाता है कि मतलब महाकालेश्वर मंदिर है सबसे बड़ी। और उसके साथ साथ देखें तो उस टाइम का जो है एक मतलब सेंट्रल इंडिया बीचों बीच आप देख सकते हैं बीचों बीच इंडिया में है, तो ये उस जो है पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो इस तरीके से देखिए। और इंस्क्रिप्शन ये जहाँ जहाँ अपडेट देख सकते हैं, जैसे आज की है सारनाथ है, सुपारा है, तो यहाँ जो है इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपने इंस्क्रिप्शन लगवाए थे। इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो जैसे एक पत्थर होता है, ये एक स्टोन का लो है और ऐसे कहीं भी कुछ भी लगा दिया गया, यानी इस तरीके से उसमें लिखवा देते थे कि ये मेरा राज्य है, मैं ये राजा हूँ, मैंने ये किया है। तो अपना पूरा जो भी बायोडाटा लिखना आना होता था तो उसे लिखवा देते थे, तो उसी को इंस्क्रिप्शन कहा गया। उसी को पढ़ करके आज के उस टाइम के पीरियड का पता चलता है कि उस टाइम के राजा क्या करते थे और जो है उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, तो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा होता था, इसको पढ़ करके हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे लौरिया राज तो आप जो है ये देख सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फेमस देखा जाए तो कलिंग का है। कलिंग का इंस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा था 13 नंबर पे आता था, उन्होंने लिखवाया था कि मतलब वो इनके इंस्क्रिप्शन से ही पता चला है कि अशोक ने धम्म एक तरीके से धर्म की स्थापना करी थी, यानी धर्म को धम्म ही का मतलब धर्म को ही धम्म कहा गया है। तो उन्होंने जो है प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखवाया था और उसमें लिखवाया था कि मैंने धर्म मतलब मेरे जो धर्म मैंने स्टार्ट किया है एज अ धर्म, उसमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और ख़ास करके उन्होंने इंस्क्रिप्शन इसलिए लगवाया था जो है ये कलिंग करंट में देखेंगे तो ये उड़ीसा में आता है।
और उस टाइम कलिंग 264 BC में अशोक ने युद्ध किया था। बहुत बड़ा वार, सबसे बड़ा वार कहा जाता है। तो उसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी, तो उसकी वजह से अशोक बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ एक तरीके से माफ़ी मांगने के लिए जो है ये लगवाया था कि मुझसे जो भी गलती हो गई उसे आप माफ़ करिए और हमारे धर्म को अपनाइए। अब मैं वो खून वाले मतलब वो जो करने का क्या कहते हैं टेररिस्ट वाला वर्क है, या फिर हम जो अपने पब्लिक को परेशान करते, तो ऐसा कोई भी वर्क नहीं करेंगे और मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ये बताने की कोशिश करी। तो ये देखते हैं और नेक्स्ट क्या है। प्रोबेबली डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड रोड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, यानी कि उस टाइम के बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो है फूड और उसके साथ साथ जो है क्लोथ्स भी यूज़ किए जाते थे। पर्टिकुलर कोई एक जो है फूड प्रॉपर नहीं था। और हाउ आर अम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, यानी अम्पायर और किंगडम्स में डिफरेंस क्या था। एम्पायर और किंगडम्स में जैसे ये एक बड़ा अम्पायर है, ठीक, और इसका एक जो है टुकड़ा, एक कॉर्नर कह सकते हैं, वो स्टेट हो गया। तो यानी कि स्टेट यानी इतना छोटा सा है, और ये जो है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो ये पूरा ये अम्पायर है, यानी कि अम्पायर का एक पार्ट ये जो है स्टेट भी है। तो अम्पायर यानी बहुत बड़ा होता था, तो उनको बहुत बड़े जो है आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, और वे जो है लार्जर नंबर ऑफ ऑफिसर्स कलेक्ट टैक्स, और बहुत ज़्यादा वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। बिकॉज यू नो जैसे एक स्टेट है छोटा सा, तो छोटा वो उतने में ही अपना सब कुछ करेगा, तो उसके लिए आर्मी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, और उसको भी टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। बिकॉज यू नो कितनी दूर में बहुत कम आदमी रहेंगे, लेकिन इतना बड़ा है जो है, इससे बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे आदमी भी रहेंगे, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, उनके सोशल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ जो है वो उनसे टैक्स भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से अम्पायर और स्टेट में डिफरेंस है। अब रूलिंग द अम्पायर, अगर अम्पायर की हम बात करें तो लार्ज, सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वेयर दैट रूल्ड डिफरेंटली, यानी कि वो डिफरेंट एरिया फैला होता था, वहाँ पर कई तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके से रूल किए जाते थे। जैसे कि एरिया अराउंड द पाटलिपुत्र वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, यानी जो मगध का एक पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, वहाँ पर डायरेक्ट राजा बैठता था, और राजा सबको सजेस्ट करता था कि ये पर्सन यहाँ काम करेगा, पर्सन यहाँ काम करेगा। तो इस तरीके से गवर्नर अपना चूज़ करता था। जैसे कि आज करंट में देखें तो इंडिया एज अ एम्पायर हो गया, और उसके स्टेट्स जो हैं वो छोटे छोटे स्टेट्स हो गए। तो स्टेट में जैसे कि CM होता है, चीफ, और गवर्नर होता है, और जो है इंडिया में पर्टिकुलर पूरे इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर PM और राष्ट्रपति होता है। तो उस तरीके से जो है जो कि दिल्ली में बैठता है, तो उसी तरीके से ST सेम उस टाइम का जो टाइम पीरियड था। Officials were collect taxes, appointed to collect taxes, and farmers, herders, craftsperson, traders who lived village town in the area, यानी कि जो है जो वो ऑफिशियल्स को एक सिलेक्ट करते थे कौन पर्सन होगा, तो उसको कल जो है अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा, और वो जो है कलेक्ट करता था टैक्स एज अ फार्मर से। हर्डर यानी जो लाइव स्टॉक पालते हैं वो, और क्राफ्ट पर्सन यानी जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि वो पॉट मेकर हो गया, तो इस तरीके से। और उसके साथ ट्रेडर्स जो होते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो कि विलेज एरिया में रहते थे। और उसके आगे हम देखें तो ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड हु डिसअवॉइड द रूलर्स, यानी कि उस टाइम भी पनिशमेंट करने का जो है प्रावधान था, प्रोविजन था। जो अगर पर्सन राजा के जो है को डिसअवॉइड करता था, यानी कि उनकी बात को नहीं मानता था, उसको पनिश किया जाता था। और उस टाइम ऑफिसर जो उनके यहाँ ऑफिसर्स थे और जो भी वर्कर्स थे उनको सैलरी दी जाती थी एज अ कॉइन्स के उसमें, क्योंकि चाणक्य ने कहा अगर हम ज़मीन देते हैं तो लोगों को ज़मीन की लालच बढ़ेगी और अपने हिसाब से वो जो है फिर टैक्स कलेक्ट करेंगे। बट हम लोगों को अगर डायरेक्ट सैलरी रखेंगे तो जितनी हम देंगे उतने उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं, तो जिसकी वजह से करप्शन कम होगा। और आगे हम बात करें तो एम्परर सर्वाइव्ड देम ऑल एंड द हेल्प ऑफ द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर, यानी कि जो राजा होता था वो सीनियर मिनिस्टर से एडवाइस लेता था, अपनी फैमिली से एडवाइस लेता था। वो सब उनके जो है काउंसिल मेंबर थे, और उनके शुभचिंतक के रूप में काम करते थे। एरिया एज अ प्रोविंस, यानी कि जो स्टेट था वो प्रोविंस के रूप में बटा हुआ था। रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल होता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, यानी प्रोविंशियल कैपिटल, यानी कि जो स्टेट के रूप में जो कैपिटल्स होते थे छोटे छोटे। जैसे करंट में देखें तो दिल्ली है इंडिया की पूरी राजधानी, बट लखनऊ है तो यूपी की है। तो उसी तरीके से जो है तक्षशिला भी छोटे छोटे, मतलब तक्षशिला या उज्जैन भी
राजधानी हुआ करती थी। और आल्दो वाज कमांड कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र, यानी जो कि जो है पाटलिपुत्र के कंट्रोल में आते थे। रॉयल प्रिंसेस वेर ऑफन सेंट गवर्नर, यानी जो उनके प्रिंस होते थे उनको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। और नीचे हम बात करें तो जो है वेयर वास्ट एरियाज बिटवीन दो सेंटर्स, यानी जो बहुत बड़ा एरिया था इन सेंटर के बीच में। अगर उनकी बात करें तो मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्स अवेलेबल एज टैक्स ट्रिब्यूट, यानी कि क्या होता था कि राजा जो होते थे वो कलेपुरा यानी कि रिवर को जो है कंट्रोल कर रखे थे, यानी रिवर से कौन पानी ले रहा कौन नहीं ले रहा उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर रहा है उसके लिए भी टैक्स लगता था। उसके साथ साथ जो है ट्रिब्यूट भी मिलता था। ट्रिब्यूट यानी कि जो सेल्फ से गिफ्ट देना चाहे वो भी लेते थे। तो इस तरीके से राजा का जो रिसोर्स अर्निंग पॉइंट ये सारे थे। और एग्जाम्पल के रूप में अर्थशास्त्र टेलर बताता है कि नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, यानी कि जो है ब्लैंकेट के लिए जो है यूज़ किया जाता था नॉर्थ वेस्ट को। और साउथ वेस्ट में जो है प्रीसियस स्टोन मिलता है, यानी कि जो है अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्ट में तो ब्लैंकेट जैसे सपोज आज का चादर है जैसे भदोही का बहुत ज़्यादा फेमस है बागपत का, तो इस तरीके से पहले चादर वगैरह लिया बनाया जाता था। और साउथ इंडिया में जाएंगे तो प्रीसियस स्टोन यानी कि जो जैसे मूंगे हो गए तो डायमंड हो गए तो वो सारे साउथ इंडिया में से आते थे। और जो है पॉसिबल दैट रिसोर्स कलेक्ट ट्रिब्यूट यानी एज अ श्रद्धांजलि, यानी कि अपनी श्रद्धा से किसी को देना, ट्रिब्यूट वही है। यानी कि किसी को जैसे सपोज होता है कि हम पंडित को देते हैं यानी ब्राह्मण है तो अपनी श्रद्धा से देते हैं, उस तरीके से जो बिजनेसमैन ट्रेडर्स होते थे वो अपनी श्रद्धा से राजा को जो गिफ्ट किया करते थे। तो उसके आगे हम देखते हैं तो देयर वेयर आल्सो फॉरेस्टेड रीजन, यानी कि जो फॉरेस्ट वाला रीजन था लिविंग दिस एरियाज मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यानी जो फॉरेस्ट एरिया होता था वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कम होता था क्योंकि उसके ऊपर राजा का कंट्रोल होता था। वो जो है क्योंकि वहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता था कि एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स मौर्यन ऑफिसर्स, यानी मौर्य पीरियड में वो लोग फॉरेस्ट से एज आ हाथी को लेते थे। और उसके साथ साथ टिम्बर जो यानी कि जो इमारती लकड़ियाँ होती थी उनको लेते थे। उसके साथ हनी भी कलेक्ट करते थे और वैक्स। तो इस तरीके से वो फॉरेस्ट के ऊपर जो है अच्छा कवर कर लेते थे, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर राजा का जो है पूरा कंट्रोल होता था। तो हम बात करते हैं एम्परर एंड कैपिटल सिटी, यानी कि एम्परर और कैपिटल सिटी को जानने के लिए एक इंडिका नाम की बुक थी जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है। बहुत अच्छी रिसोर्स है वो अशोक और जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन डायनेस्टी को जानने के लिए। तो जो मेगास्थनीज था वो जो है उनका सेल्यूकस निकेटर का एक वो था कोर्टियस, जिसको जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी बेटी की शादी की थी तो उसे एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया था। और वो आया था इंडिया घूमने के लिए तो उसने यहाँ पर इंडिया घूमा था और इंडिया के अबाउट लिखा तो उसने इंडिया में तो एज ए एम्बेसडर के रूप में आया था वो। तो उसने बताया कि जो कि ग्रेट रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, तो वहाँ से आया तो इंडिया में उसने बताया कि जो राजा होता था वो जो है नॉर्मल पब्लिक की जो ओकेजन्स होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। उसके साथ वो सोने की पालकी से चलता था, जैसे कि आज होता है कि जो पैसे वाले होते हैं या फिर जैसे प्रधानमंत्री हैं जो भी मतलब एज अ किंग होते हैं तो वो जो है थोड़ा सा अच्छी गाड़ी महंगी गाड़ी से चलते हैं जैसे रॉल्स रॉयस हो गई। तो उस तरीके से वो भी पहले तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था तो वो सोने की पालकी से राजा चलता था। और उनके जो गार्ड्स होते थे वो हाथियों से आते थे, जो हाथियाँ होती थी वो सोने और चांदी से सजी होती थी। और वो जो है और अदर जो गार्ड्स नीचे पैदल चलने वाले होते थे वो नेचुरल सीन बनाते थे, जैसे कि जो है क्या करते थे पेड़ हाथ में ले करके उसमें पेड़ में ऊपर चिड़िया जो है चहक रही हैं उड़ रही हैं, तो इस तरीके से वो जो है लेके जाते थे राजा को। तो और उसके आगे हम आगे बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो है जो गार्ड्स होता था जो राजा होते थे वो जो है आर्म्ड वीमेन से जो है बिल्कुल मतलब वो कवर्ड होते थे उनके, यानी कि सराउंडेड एरिया में जो है आर्म्ड वीमेन होती थी यानी लेडी वीमेन होती थी जो कि उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो है राजा को भी अपने मौत का डर होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कोई राजा मतलब उस टाइम वो जो राजा होता था वो सेम बेडरूम में डेली नहीं सोता था कॉन्स्टेंटली डबल नाइट, यानी कि 2 रात तक वो लगातार नहीं सोता था, बदल बदल के बेडरूम सोता था क्योंकि जो है कि उनको पता होता था कि यानी दुश्मन कहीं भी अटैक कर सकता है।
इस तरीके से। और उसके उन्होंने बताया कि लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र जो थी बहुत बड़ी सिटी और बहुत अच्छी सिटी थी, क्योंकि उनका एज अ कैपिटल भी थी। और सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल, यानी कि चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार से सराउंडेड थी, जो कि 570 यानी 570 टावर्स थे, 64 गेट्स, यानी कि टावर्स यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और उसके साथ 64 उस वॉल में गेट थे। हाउसेज 2 और 3 स्टोरीज थे, यानी कि उस टाइम ये हाउसेज जैसे कि आज का होता है तो बहुत ज़्यादा बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, तो उस तरीके से उस टाइम भी था। 2 या 3 मंजिल की। वुड एंड मड ब्रिक्स, यानी कि जो लकड़ी की और मिट्टी की ईंट से बनी हुई होती थी। पैलेस, किंग्स पैलेस आल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, यानी कि जो उसका राजा का पैलेस होता था वो लकड़ी और से बना होता था, और उसके साथ डेकोरेटेड होता था वो पत्थरों के जो कार्विंग यानी पत्थर में खुदाई करके जो डिजाइन बनाई जाती थी उससे डेकोरेटेड होता था। और सराउंडेड विद द गार्डन्स एंड इंक्लोजर फॉर द कीपिंग बर्ड्स, यानी कि उसके महल के चारों तरफ जो है गार्डन्स होता था, जो कि देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके चारों तरफ चिड़िया चहक रही होती हैं। और अशोका की बात करें तो अशोका एज अ यूनिक रूलर, यानी कि अशोका एक महान भी था, एक यूनिक था, उसकी तरीके से आज तक कोई राजा दूसरा नहीं आया है, यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं। अशोका इज अ फेमस मॉडर्न रूलर। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक अ मैसेज टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, यानी यूनिक रूलर का मतलब है कि उसने वो एक ऐसा राजा था जिसने सभी अपने सब्जेक्ट को एक मैसेज देना चाहा, जो है इंस्क्रिप्शन के माध्यम से। यानी इंस्क्रिप्शन की अगर देखा जाए तो शुरुआत भी उसी से हुई है। और इंस्क्रिप्शन और प्राकृतिक लैंग्वेज में होता था, उसका कहने का मतलब होता था ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाए जिससे सब आदमी समझ सकें। अशोका के जो है उसके बाद रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृतिक लैंग्वेज में होता था। लैंग्वेज ऑफ जो है, मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो स्क्रिप्ट जैसे कि हम अपने यहाँ इंडिया में है तो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ये जैसे आ लिखा था देवनागरी में है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो हिंदी में है। इस तरीके से स्क्रिप्ट लैंग्वेज है हिंदी और स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो उसी तरीके से ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी और प्राकृतिक लैंग्वेज इस तरीके से यूज़ किया जाता था, तो वो जो है इसके लिए यूनिक कहा जाता है। उसके बाद अशोकास वार इन कलिंग, यानी कि अशोका ने, सब आपने सुना होगा, अशोका ने एक वार किया था 200, यानी कि एक युद्ध लड़ा था 264 BC में अशोका ने युद्ध लड़ा था। और जो है कलिंग, यानी जो करंट का जो उड़ीसा है वहाँ तो कलिंग है, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया मैप में। तो वो जो है कि कोस्टल एरिया में ईस्टर्न में, और जो है वहाँ पर लड़ा था। अशोका फॉट वार द कंक्वायर कलिंगा एंड ही हॉरिफाइड द वायलेंस एंड ब्लड शेड, यानी इन्होंने देखा कि जब युद्ध लड़ा है तो बहुत सारे लोगों की जान गई, जिससे देख करके मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ वो। और द ओनली किंग इज द हिस्ट्री बर्ड्स गेव द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग वार, यानी कि उन्होंने उस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं इसके बाद ज़िंदगी में दूसरा युद्ध नहीं लड़ूंगा। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, यानी अशोका ने जो है कलिंग वार का अपने इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया है कलिंग वार को, कि कैसे उन्होंने जो है युद्ध को लड़ा। और 8 years आफ्टर द बिकमिंग रूल इन द कन्क्वर्ड कलिंगा, उसके बाद फिर वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोगों की जान गई होती है, लाख लोग, मतलब लाखों लोगों की जान चली जाती है, और हज़ारों यानी आधे, मतलब आधे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, यानी बहुत लोग स्लेव के रूप में उसे मिल जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर चाहता है कि जो है इनको इंडिपेंडेंट करना चाहता है, और उन सबके लिए वो इंस्क्रिप्शन लिखता है, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण्स और मंक की भी जान गई थी, यानी कि युद्ध होता है तो हम किसी को देखते थोड़ी ना है कि किससे हम युद्ध कर रहे हैं। तो उस तरीके से बहुत लोगों को, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड की भी जान गई, तो इस तरीके से उन्होंने देखा। तो उसने कहा कि आई एम सैड, यानी मैं दुखी हूँ। डिसाइडेड ऑब्जर्व द धम्म, यानी उन्होंने कहा मैं धम्म को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। टीच अदर्स अबाउट द वाल, और इसके साथ साथ मैं अगले को भी बताऊँगा, इसके अबाउट पढ़ाऊँगा कि मतलब आप लोग भी सीखिए और जो है इसको फॉलो करिए। विनिंग पीपल एंड द राव धम्मा बेटर दैन कंक्वायरिंग देम थ्रो फोर्स, यानी उन्होंने कहा कि जो है सब कुछ जीतने से अच्छा है हम कुछ हार जाएं, और उसके बाद भी अगर खुश रहें तो वो हमारा सही जीत ना हुआ। आई एम इंस्क्राइबिंग द मैसेज फ्यूचर सो सन एंड ग्रैंड सन वी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज देना आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों के जो पुत्र हैं, आप लोगों के जो आने वाली जनरेशन है, वो इस बार को न याद करके इस धम्म को याद करें। इस तरीके से उनको कहने का मतलब था, उन्होंने धम्म को फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। व्हाट वाज द अशोका धम्म, यानी अशोका का धम्म क्या था।
तो धम्म यानी कि धर्म से निकला है वर्ड है, उसमें वो वर्शिप और गॉड की वर्शिप नहीं करते थे, ना ही सेक्रीफाइस करते थे। और जो फेल्ट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टीच द चिल्ड्रन, यानी वो ये फील करते थे जैसे कोई हमारा फादर है और वो हमें टीच करता है, यानी हमें पढ़ाता है, या फिर हम आपके पिता हैं और आपको पढ़ाएं। इस तरीके से उन्होंने रिश्ता बनाया, मतलब बताया कि धर्म का मेरे क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी है जो है लोगों को अपने सब्जेक्ट या अपने सब जो है प्रजा को इंस्ट्रक्ट करना। आल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि आप लोग बुद्धा के टीचिंग से इंस्पायर होइए कि बुद्धा ने कितने अच्छा ज्ञान दिया है। और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द ट्रबल्ड हिम, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे फेस करिए। और पीपल इन एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन, यानी उन्होंने प्रॉब्लम क्या क्या फेस करी। तो देखा जाए तो उस टाइम पीपल मतलब बहुत सारे रिलीजन भी अलग अलग थे, तो लोग उनको फॉलो करते थे। और लोगों का सेक्रीफाइस भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे भी अगर नाराज़ होंगे ना कि जो है आप मुझे रोक रहे हो, तो इस तरीके से। और स्लेव सर्वेंट वाला भी सिस्टम था, वो स्लेव सर्वेंट के साथ बहुत बैड बिहेव होता था। और उसके साथ देखा जाए तो क्वारल्स इन फैमिली, यानी फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। ऑलमोस्ट नेबर्स से भी अपने यानी हो जाता था, यानी अपने पड़ोसी से भी होता था। अशोक फिल्ड दिस ड्यूटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी अशोक ने फील किया कि एज अ गार्जियंस, यानी मैं राजा हूँ तो आप लोगों का गार्जियन हूँ और मेरी ड्यूटी है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अशोका नोन एज धम्म महामत्ता, यानी कि उन्होंने एक महामत्त नाम का एक अधिकारी को जो है सिलेक्ट किया, जो कि धम्म को फैलाने का काम करता था, यहाँ वहाँ घूम करके लोगों को शिक्षा दे करके। अशोका गॉट हिज मैसेज, यानी अशोका के मैसेज को लोगों तक पहुँचाता था। और उन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब किया रॉक और पिलर्स में भी कि मेरा मैसेज ये है, आप लोग ये करिए। मैसेज दोज हु कुड नॉट रीड इन देमसेल्फ, यानी कि आज मतलब पढ़ा तो नहीं जा सका अच्छे से, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपने मैसेज को हर जगह फैलाने की कोशिश की है। अशोका सेंट मैसेंजर, यानी अशोका ने मैसेंजर भी भेजा धम्म के लिए, जैसे कि सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, और अपने पुत्र महेंद्र और अपने डाटर संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था कि जो है धर्म को फैलाने के लिए। और जैसे कि आज आप जानते भी हैं कि जो है श्रीलंका में इधर जापान चाइना से जो है चाइना बहुत अच्छे तरीके से जो है बौद्ध धर्म जो कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो ज़्यादा फैला है। तो ही बिल्ट रोड, यानी उन्होंने रोड बनाए, डग वाल्स यानी मतलब कुएं खुदवाए, उसके साथ बिल्ट रेस्ट हाउसेज यानी जो सराय होती हैं उन्होंने ये भी बनाया। और अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी फिर इतना ज़्यादा वो काइंडनेस हो गया, काइंड हार्टेड हो गया कि उन्होंने लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल बनाया, उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं कि रामपूर्वा बुल है जो कि पॉलिश्ड है, उसे पॉलिश स्टोन से बना हुआ है, जो कि राष्ट्रपति भवन में करंट में रखा गया है, मॉडर्न पिलर है। और ये जो है एग्जाम्पल आप स्कल्पचर ऑफ टाइम, यानी कि उस टाइम पे स्कल्पचर का जो है कैसे बनाया जाता था उसका एक प्रूफ है। उसके आगे हम देखें तो अशोकास मैसेज टू द सब्जेक्ट, यानी कि अशोका अपने सब्जेक्ट यानी अपने प्रजा को क्या मैसेज देना चाहता था अपने धम्म के थ्रू। तो पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब रिचुअल्स फॉलो करते हैं, यानी कि जब वो बीमार पड़ जाते हैं। चिल्ड्रन गेट मैरिज, और अपने जो है मैरिड में यानी कि बच्चों के मैरिज में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उसका चिल्ड्रंस बॉर्न यानी चिल्ड्रन जब जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उसके साथ जब जर्नी पे जाते हैं तो खर्च करते हैं, यानी उन्होंने दिखाया कि रिचुअल्स में किस तरीके से यानी पीपल बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, जो कि रिचुअल्स में यूजफुल नहीं है उतना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा है इफ़ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व द प्रैक्टिस, यानी यदि व्यक्ति ये जो है प्रैक्टिस ऑब्जर्व करते हैं वुड बी मोर फ्रूटफुल, यानी कि अगर जो है ये उसकी जगह धर्म को अगर करें तो बहुत ज़्यादा जो है फलदायक होगा। उनके कहने का मतलब ये था। दीज आर द बीइंग जेंटल विद द स्लेव एंड सर्वेंट, यानी वो कहते थे कि जो है जो स्लेव और सर्वेंट यानी नौकर और जो हमारे दास हैं उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी जीने का हक है। और जैसे कि आर्टिकल में भी जो है लिखा गया है, आर्टिकल 14 में देखा जाए तो समानता की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, यानी कि वो भी पीपल को जो है दिखाता है कि यानी कि सब में वो समानता है। तो उसी तरीके से उन्होंने भी कहा कि सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबकी डिग्निटीफुल लाइफ होनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 20 बताता है लाइफ टू डिग्निटी जो है। उसके बाद ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स कंपैशन, यानी कि जो है सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके साथ सही अच्छा व्यवहार किया जाए।
और गिविंग गिफ्ट द ब्राह्मण्स मंक, यानी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स को भी और मंक को, यानी जो साधु होते हैं उनको और ब्राह्मण्स को गिफ्ट यानी कि कुछ भी डोनेट किया जाना चाहिए। इट इज़ अ बोथ रॉन्ग फ्रेज वन साउंड रिलीजन आर द क्रिटिसाइज दैट, यानी कि ये उनको अशोका ने ये कहा कि जो है ये बहुत गलत बात है कि आप अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको जो है रिस्पेक्ट करना है ईच अदर्स रिलीजन, है दूसरे भी धर्म को रिस्पेक्ट करना है। इफ प्रेजेस वंस आउन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर वंस एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस रिलीजन, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे के धर्म को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा अपने धर्म को हम हार्म पहुँचाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा। Therefore, one should try to understand the main ideas of the another religion, यानी उन्होंने ये कहा कि दूसरे के धर्म को हमें समझने की ज़रूरत है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसके बाद उसको भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से धर्म था। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ए लिखा गया है ब्राह्मी में ऐसे होता है और देवनागरी में ऐसे, और जो है ये जैसे कि आ लिखा गया है ये बंगाली में लिखा गया है, ये मलयालम में, तमिल में, यानी कि ये कहा गया है कि सब में एक ही है कॉमन, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।